दुनिया भर में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें से 10% ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन ट्रैफिकिंग के थ्रू आते हैं। WHO की एस्टिमेशंस है कि हर साल 10,000 से भी ज़्यादा किडनीज का ब्लैक मार्केट में ट्रेड होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में आधे से भी ज़्यादा डॉक्टर्स फेक है। ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी लोगों की डेथ हो जाती है उसमें करीब 20% ट्रीटमेंट में झोला छाप डॉक्टर्स का ही हाथ होता है। उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं, बाकायदा उनसे ये पूछा जाता है कि इस महीने तुमने कितने सर्जरीज करवाए, इस महीने तुमने कितने लैब टेस्ट करवाए, इस महीने तुमने कितने लोगों को एडमिट किया। यूपी के यनौर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है चकमीरपुर, जहाँ एक ही बार में 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए और ये फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को कमीशन देती है कि इसी पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन पेशेंट को रेकमेंड की जाए। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में 7% ऐसे बच्चे थे जो कि सीजेरियन सर्जरी के थ्रू हुए थे और ये नंबर 2021 में बढ़कर 21% पर आ चुका था, यानी पूरा 3 गुना का राइज देखने को मिला। क्या काम करते हैं आप आसमान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। जब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया? नहीं, देखिए 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, ये भील, फेनार्गन। अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहाँ महंगी मिलती है। मरीज को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मान लीजिए बिगड़ गया तब? ऐसे तो MBBS से भी बिगड़ जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चल रहे इस पूरे नेक्सस को समझने से पहले मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। आज इंडिया में लोग इतने अनअवेयर हैं कि उन्हें जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच का फ़र्क नहीं पता। ब्रांडेड मेडिसिन वो है जो सालों की रिसर्च और टेस्टिंग के बाद तैयार होता है और मार्केट में लॉन्च होने के बाद पूरे 20 साल तक कोई और कंपनी ब्रांडेड मेडिसिन की कॉपी नहीं बना सकती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन की कंपनीज ने करोड़ों रुपए लगाए हैं ड्रग रिसर्च और टेस्टिंग में, तब जाकर किसी बीमारी के लिए एक सूटेबल मेडिसिन तैयार कर पाए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको पेटेंट करती है ताकि पूरे 20 साल तक कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आए, ताकि ये कंपनीज अपना लगाया हुआ पैसा और प्रॉफिट जनरेट कर पाए। और एक बार जब ये 20 साल पूरे हो जाते हैं तब एंट्री होती है जेनेरिक मेडिसिन की, क्योंकि अब 20 साल पूरे हो चुके हैं और कोई भी कंपनी ब्रांडेड मेडिसिन की एग्जैक्ट सेम कॉपी बना सकती है और मार्केट में सेल भी कर सकती है। ऑन एन एवरेज अगर आपको एक ब्रांडेड मेडिसिन 100 रुपये की पड़ी है तो वही आपको एक जेनेरिक मेडिसिन सिर्फ 15 रुपये की मिल जाएगी। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी चीपर होती है, बल्कि क्वालिटी तो बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर होती है। पर सस्ता होने का कारण ये है कि जेनेरिक मेडिसिन की कंपनीज ने ड्रग रिसर्च के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया, बस ब्रांडेड मेडिसिन को उठाकर कॉपी कर दिया। इसीलिए इतने सस्ते दामों में भी जेनेरिक मेडिसिन अपना प्रॉफिट बना लेती है। और 20 सालों के बाद जब ये जेनेरिक मेडिसिन कंपटीशन में आ जाती है, ये चीज़ ब्रांडेड मेडिसिन की कंपनीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए इन्होंने इसका एक लूप होल रूल निकाला है। जिन ब्रांडेड मेडिसिन का 20 साल का पेटेंट पूरा हो जाता है, वे उसमें फिर से कुछ चीज़ें ऐड करके, ये सब ट्रैक करके, यानी थोड़ा बहुत फेर बदल करके उस मेडिसिन को एक नए नाम से पेटेंट करवाते हैं और फिर से 20 सालों तक बिना किसी कॉम्पिटिटर के पैसा छापते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन की 5 उंगलियां घी में इसलिए भी होती है क्योंकि इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन को लेकर एक पूरा डर का माहौल बना दिया गया। पूरा परिवार डरा हुआ है। आज भी लोगों को जेनेरिक मेडिसिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जबकि बाहर के देशों में लोग जेनेरिक मेडिसिन ही प्रेफर करते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया भर में इंडिया सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन का इम्पोर्टर है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जेनेरिक मेडिसिन सेफ़ है और क्या इनकी इफेक्टिविटी बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन के बराबर है। सबसे पहली बात ये कि ब्रांडेड हो या जेनेरिक, दोनों को सेम टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। जेनेरिक मेडिसिन को ये प्रूव करना पड़ता है कि जिस ब्रांडेड मेडिसिन की वो कॉपी बना रहे हैं वो उसकी बायो इक्विवेलेंट है। बायो इक्विवेलेंट का ये मतलब है कि वो जेनेरिक मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी कि वो ब्रांडेड मेडिसिन थी, और तब जाके FDA जेनेरिक मेडिसिन को अप्रूवल देती है दवाई को मार्केट में सेल करने के लिए। और ये फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को कमीशन देती है कि इसी पर्टिकुलर ब्रांड की मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड की जाए। और इसके लिए फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप तक ऑफर करती है, और जिन डॉक्टर्स के पास ज़्यादा पेशेंट्स हैं उनको गाड़ी और घर तक दिए जाते हैं। और अगर किसी डॉक्टर ने आपको जेनेरिक मेडिसिन लिख भी दी
तो आप पर्ची लेकर ढूंढते रह जाओगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के दिन सभी दुकान ब्रांडेड मेडिसिन से भरी पड़ी है। वैसे इसके सॉल्यूशन में गवर्नमेंट ने 9,500 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां लोगों को क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। और प्रधानमंत्री ने खुद भी जेनेरिक मेडिसिन को कई प्लेटफॉर्म पर आकर प्रमोट किया है। हम कानूनन अब व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग दवाई का पैकेट देखकर ये नहीं समझ पाते कि ये ब्रांडेड है, ये जेनरिक। ब्रांडेड दवाई में एक ब्रांड नेम होता है, जिस कंपनी ने उसे बनाया है उसका नाम होता है और सॉल्ट होता है। लेकिन जेनरिक दवाई में कोई ब्रांड नेम नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट होता है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप FDA की इस वेबसाइट पर दवाई का नाम लिखकर चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांडेड है, ये जेनरिक। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डॉक्टर्स को मुनाफा सिर्फ ये फार्मा कंपनी से नहीं होता, बल्कि ऐसे मल्टीपल सोर्सेज है, इन्होंने एक पूरा नेक्सस बना रखा है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे आपको कोई भी बीमारी हुई हो, वो आपको 4 टेस्ट ज़रूर रिकमेंड करेगा, जिसमें से 2 तो नेसेसरी होंगी और 2 सिंक टेस्ट होंगी। सिंक टेस्ट का ये मतलब है कि आपसे ब्लड लेने के बाद उसे सिंक में डाला जाएगा और पहले से तैयार एक प्री डिटरमाइंड रिपोर्ट आपको लाकर थमा दी जाएगी। इसे कहते हैं सिंक टेस्ट। नोटिस करोगे जिस डॉक्टर ने भी आपको टेस्ट रिकमेंड किया है, तो वो टेस्ट लैब आपको उसी बिल्डिंग में मिलेगा। और अगर आपने ये टेस्ट किसी और ट्रस्टेड सोर्स से करा कर ला दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है, वो दवाई भी आप कहीं बाहर से ले आए विद द एग्जैक्ट सेम नेम एंड एग्जैक्ट सेम कंपाउंड, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे ये साफ पता चलता है कि आपकी बीमारी को ठीक करना सेकेंडरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपसे पैसे हटे जाएं। और अगर कहीं गलती से आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो फिर तो आपका इलाज इतने अच्छे से होगा कि जो आपके साथ नहीं करने का वो भी किया जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी हुई है जिसमें आप बगैर सर्जरी के भी ठीक हो सकते हो, उसमें भी आपको सर्जरी रिकमेंड करेंगे डॉक्टर्स। नहीं मानोगे तो पैनिक करेंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है 7.5 मिलियन सर्जरीज ऐसी है जो कि अननेसेसरी है, उन्हें मेडिकेशन से भी ठीक किया जा सकता था। अननेसेसरी सर्जरी में बहुत बड़ा नंबर है सिजेरियन सर्जरी का, या सी सेक्शन, बहुत लोग इसे सीजर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा सर्जरी के थ्रू होता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में 7% ऐसे बच्चे थे जो कि सिजेरियन सर्जरी के थ्रू हुए थे, और ये नंबर 2021 में बढ़कर 21% पर आ चुका था, यानी पूरा 3 गुना का राइज देखने को मिला है। इंडिया में अगर स्टेट वाइज बात करूँ ये नंबर किस स्टेट में कितना है, यहाँ पर डेटा है कि कितने बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में सिजेरियन सर्जरी के थ्रू पैदा हुए, और यहाँ पर डेटा है कि कितने बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन सर्जरी के थ्रू पैदा हुए। दोनों को कंपेयर करते हैं 2021 से 2022 वाले डेटा से। बिहार के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स में ये नंबर है 1.86% का, वही प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ये नंबर है 28.41%। दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में ये नंबर है 27.93% का और प्राइवेट हॉस्पिटल में 61.61% का। त्रिपुरा में ये नंबर सबसे हाई है, सरकारी हॉस्पिटल में 21.63% और प्राइवेट में 93.03%। वेस्ट बंगाल के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स में 26.01% और प्राइवेट हॉस्पिटल में 83.88%। आई मीन ये कितना बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देखने पर यह साफ समझ आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपसे सिर्फ कुछ पैसे हटने के मकसद से जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी सर्जरी कर देते हैं। वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सिजेरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ है। बट डॉक्टर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माँ कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपका लेगा। क्योंकि बात जब जान की हो तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और डॉक्टर्स को भी ये अच्छे से पता है कि थोड़ा सा पैनिक करने पर पेशेंट हर चीज़ करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। भले ही डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देख कर ही बीमारी पकड़ चुका हो, लेकिन इसके बावजूद वो आपको 3 से 4 टेस्ट तो ज़रूर लिखेगा। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वाज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। चाहे आप हॉस्पिटल में ठीक होकर बिल्कुल दौड़ने क्यों न लगे हो, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा स्टे ज़रूर रिकमेंड करेंगे। और डॉक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं, बाकायदा उनसे ये पूछा जाता है कि इस महीने तुमने कितने सर्जरीज करवाए।
इस महीने तुमने कितने लैब टेस्ट करवाए, इस महीने तुमने कितने लोगों को एडमिट किया। और इन्हीं टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में जो ज़रूरी नहीं होता पेशेंट के लिए, वो भी पेशेंट से करवा लेते हैं। और जो डॉक्टर ईमानदारी से काम करना भी चाहे, उन्हें भी हॉस्पिटल की तरफ से भारी प्रेशर झेलना पड़ता है, और अगर इसके बाद भी वो ना माने तो जॉब से निकाल लिया जाता है। 22 दिसंबर 2017 भूपेंद्र सिंह के बेटे की प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंगू के कारण मृत्यु हो जाती है और उन्हें बिल थमाया जाता है 16 लाख का। और इस 16 लाख में 45% हिस्सा सिर्फ दवाइयों का था और 9.5% हिस्सा लैब टेस्ट। और अगर आप इस बिल का प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, यू विल बी शॉक्ड। ये वो प्राइस है जितने में हॉस्पिटल ने डिस्ट्रीब्यूटर से एक सीरीज खरीदा, और ये वो प्राइस है जिस पर हॉस्पिटल ने अपने कस्टमर को ये सीरीज बेची। यानी 2 रुपये की चीज़ हॉस्पिटल ने 23 रुपये में बेचा। मतलब प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज़्यादा है। 3 रुपये की नीडल 35 रुपये में, 25 रुपये की चीज़ 215 रुपये में। अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो वो आपको पड़ेगी 10,000 रुपये। डॉक्टर साहब के चेकअप के दौरान जो ग्लव्स लगाते हैं, जो मास्क लगाते हैं, उसका भी पैसा आपसे ले लिया जाता है बिल के अंदर जोड़कर, वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस पर। भूपेंद्र सिंह अपने रिपोर्ट में ये भी बताते हैं कि उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि एम्स जाएंगे, पर जिस एम्बुलेंस में वो जा रहे थे उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उन्हें कन्विंस कर लिया एम्स ना जाकर उसी डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, जहां उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। एम्बुलेंस वाले अक्सर ऐसा करते हैं, जिस हॉस्पिटल से उन्हें कमीशन मिलता है वो पेशेंट को उसी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल लाइन में चल रहे कुछ ऐसे खौफनाक चीज़ों की, जो कि एक आम आदमी के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया भर में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें से 10% ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन ट्रैफिकिंग के थ्रू आते हैं। WHO की एस्टिमेशंस है कि हर साल 10,000 से भी ज़्यादा किडनीज का ब्लैक मार्केट में ट्रेड होता है। 2016 की रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस, और इन 5 लोगों में 2 लोग उसी हॉस्पिटल के स्टाफ। ऑर्गन ट्रैफिकिंग आज इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्गन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। हर साल करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको किडनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जिनको किडनी मिल पाती है। भोपाल के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला जो कि मर चुकी है, उसे 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया और 6 दिन के बाद शी इज डेड बोलकर उसके हस्बैंड को 8.5 लाख का बिल थमाया। ऐसे हज़ारों केसेस हैं जो कि हर साल देश भर में रजिस्टर होती है, और ऐसे लाखों केसेस हैं जो कि अनसुनी रह जाती है। ये तो वो मेडिकल फेलियर्स है जिसके जिम्मेदार एक्चुअली में डॉक्टर्स हैं। पर आप बात कर लेते उनकी जो कि डॉक्टर्स तो नहीं है, पर पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूपी के यनौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चकमीरपुर, जहां एक ही बार में 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए, और इसका क्रेडिट जाता है उस गांव में रहने वाले एक झोला छाप डॉक्टर राजेश यादव को, जो हर किसी को सुई लगाने के लिए एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक साथ एक ही गाँव में 33 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। और ये कोई एकमात्र केस नहीं है, ऐसे ढेरों केसेस आए दिन देश भर में आते रहते हैं। ये झोला छाप डॉक्टर्स आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल डॉक्टर्स की इंडिया में भारी कमी है। WHO की माने तो कम से कम हर 1000 व्यक्ति पे कम से कम एक डॉक्टर लाजिमन होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर 1500 व्यक्ति पर एक ही डॉक्टर है। और इसी गैप को फिल करने के लिए एंट्री होती है झोला छाप डॉक्टर्स की। ये लोग पहले किसी डॉक्टर के पास एज अ स्टाफ या कंपाउंडर कह लो काम करते हैं, और थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद फेक डिग्रीज का सहारा लेकर अपना ही एक नया क्लिनिक खोल लेते हैं। भाई अगर सब लोग गांव-गांव ऐसे डॉक्टरी करने लगेगा बिना पढ़े तो दिक्कत नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, बिना इसके पढ़े लिए से। सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ, झोला छाप। तो आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ। वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बिपिन अपने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ। नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर हाँ, तो लगा कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर्स मोस्टली रूरल एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ अस्पतालों की कमी होती है और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी एक्टिव नहीं होती। इसीलिए इन डॉक्टर्स ने इन लोगों को एक सूटेबल माहौल मिल जाता है अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में आधे से भी ज़्यादा डॉक्टर्स फेक है। ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी लोगों की डेथ हो जाती है उसमें करीब 20% ट्रीटमेंट में झोला छाप डॉक्टर्स का ही हाथ होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में चल रहे यही अनएथिकल प्रैक्टिसेस कारण है जो आज इंडिया को हेल्थ केयर इंडेक्स में 145th रैंक पर लाकर खड़ा कर देती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि आपका भरोसा डॉक्टर्स के ऊपर से उठ जाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अवेयर रहो ताकि इलाज के नाम पर आपको लूटा ना जाए। और इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। इस वीडियो ने आपकी
लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं फिर कुछ दिनों में एक ऐसी ही वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। इससे पहले एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था पैकेट फूड के ऊपर, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस चैनल के ऊपर मेरा ये दूसरा वीडियो है और मुझे आप सबका इनिशियल सपोर्ट चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।